नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल और लेकर आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इस चैप्टर के अंतर्गत हम 2 प्रदेशों का अध्ययन करेंगे और दोनों प्रदेश पृथ्वी में अलग-अलग जगहों पर या अलग-अलग प्रकार के बायोम के अंतर्गत आता है। इसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश का उदाहरण हम लेंगे अमेज़न बेसिन का और उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत हम एक उदाहरण उठाएँगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। इन दोनों जगहों के जीवन का हम कंपैरिज़न करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अमेज़न बेसिन से। अमेज़न बेसिन से आपको पिछली वीडियो में बताया गया होगा जब हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि ये जो एरिया है वो अमेज़न बेसिन का है, जो नीले बॉर्डर से आपको दिखाया गया है। क्यों अमेज़न बेसिन कहा जाता है? क्योंकि अमेज़न नदी यहाँ पर बहती है और ये पूरा एरिया जो है अपने जल को इसी नदी में डालता है। यानी इस पूरे एरिया का जो ढाल है वो इस नदी की ओर है चारों तरफ से। इस वजह से इसको अमेज़न बेसिन कहा जाता है। आपको पता है कि ये जो एरिया है भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरेगी ऐसे करके और भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इस वजह से हमने इसको उठाया है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत। तो चलिए इसमें हमें अध्ययन क्या-क्या करना है। हमें इस एरिया की जलवायु के बारे में, वर्षा वनों के बारे में, वर्षा वन के निवासी और जैव विविधता हेतु संकट, इन 4 श्रेणियों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अमेज़न नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर गुजरती है। ये देखिए भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है और इसी प्रदेश से नीचे से आपकी अमेज़न नदी बह रही है। पश्चिम में एंडीज पर्वत से निकलती है, यहाँ पर एंडीज पर्वत है आपका और पूर्व में अंध महासागर, इसको अटलांटिक ओशियन भी कहा जाता है, अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निकलती एंडीज पर्वत से है ये नदी और गिरती कहाँ पर है ये? अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है। हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया ही था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब है चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। ये नदी तमाम सारी यहाँ पर निकल रही हैं और नदियाँ निकल करके अमेज़न का निर्माण करती हैं और अमेज़न यहाँ पर गिर रही है। ये पूरा अमेज़न बेसिन है। बेसिन का मतलब है कि इस पूरे एरिया का जो जल है वो बह करके इसी नदी में आकर गिरता है। ये अमेज़न नदी का चित्र है। तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? अमेज़न। आपको पहले ही पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आपको बताना है, अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन भी बनाती है ये, नदी बेसिन भी बनाती है। इस एरिया का क्षेत्रफल देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, पूरा एरिया कवर करती है। इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला होता है, अभी आपको बताया गया। इस वजह से पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। गर्म क्यों रहती है? आपको बता दें इसलिए गर्म रहती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है। अब भूमध्य रेखा में लंबवत जो है सूर्य की किरणें साल भर पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पर गर्मी रहती है। नम क्यों रहती है यहाँ की जलवायु? इसलिए नम रहती है क्योंकि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। एक विशेष प्रकार की बरसात यहाँ पर होती है, संवहनीय वर्षा होती है और संवहनीय वर्षा का यही तरीका है कि वो प्रतिदिन ही होती है। प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे के आसपास यहाँ पर बरसात होती है और इस वजह से यहाँ का जो माहौल है, ये जलवायु है वो गर्म भी रहेगी और नम भी रहेगी। इस एनिमेशन में आप देखेंगे कि नीले रंग से पूरी दुनिया में होने वाली बारिश को दिखाया जाता है। जहाँ-जहाँ पर नीला रंग जा रहा है और यहाँ पर महीने दिखाए जा रहे हैं। यानी किस महीने कहाँ पर बरसात होती है, पूरी दुनिया की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा है, ये वाली, और भूमध्य रेखा के पास पूरे साल भर बरसात होती है लगभग-लगभग। यानी पूरा साल जो है यहाँ पर इसके आस-पास के क्षेत्रों में बरसात होती ही रहती है। इसमें बरसात की मतलब कमी नहीं होती या बारिश की कमी नहीं होती। आप देख सकते हैं नीला रंग यहाँ पे है और यहीं पे रहेगा, आस-पास का थोड़ा-सा ऊपर-नीचे जाएगा और यहीं पे रहेगा, यानी यहाँ पर बरसात होती ही रहेगी। ये अमेज़न बेसिन है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। हमने भी आपको बताया था कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भूमध्य रेखा होती है, वहाँ पर बरसात होती है साल भर और ये एरिया भी ऐसा है जहाँ पर साल भर बरसात होती है। नीला रंग आपको बता रहा होगा कि जहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर पूरे साल बरसात हो रही है। ऐसा ही कंडीशन आप देखेंगे
यहाँ पर इंडोनेशियाई द्वीप समूहों की भी है, और यहाँ पर थोड़ा सा अफ्रीका के बीच में कांगो बेसिन की भी यही कंडीशन है। लेकिन भारत में आप देखेंगे तो भारत में जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास यहाँ पर बरसात हो रही है। बाकी ये देखिए मानसून चला गया। आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा कि भारत में या उपोष्ण प्रदेश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु को भी अभी यहीं पर समझ लीजिए चित्र में। मानसूनी प्रकार की जलवायु ऐसी जलवायु होती है जहाँ पर साल में एक सीजन में बरसात होती है, एक सीजन में बरसात नहीं होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में अभी देखिए ठंडी के मौसम में कोई बरसात नहीं हो रही है। जैसे ही जून जुलाई आया है देखिए यहाँ पर बरसात होने लगी पूरे भारत में। इसके बाद फिर ठंडी आई, फिर बारिश खत्म। इसके बाद फिर आएगी मार्च अप्रैल के बाद, यहाँ से देखिए बारिश होना चालू हो जाती है। ये देखिए, तो जिस स्थान पर एक समय में साल के एक सीजन में बरसात होती है, इसके बाद एक सीजन में बरसात नहीं होती एकदम से, ऐसे क्षेत्रों को मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहा जाता है। तो आपको बता रहे हैं हम कि हम दो प्रकार की चीज़ों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मानसूनी जलवायु भी हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे, और ये आपका अमेजन बेसिन में जीवन। तो अमेजन बेसिन में जीवन कैसा होगा, जब यहाँ पर साल भर बरसात होगी, यहाँ की कंडीशन कुछ अलग होगी और यहाँ की कुछ कंडीशन अलग होगी। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। ये पूरे वर्षा वन हरे रंग से दिखाए गए हैं। वर्षा वन इनको क्यों कहा जाता है, इन यहाँ के जंगलों को वर्षा वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर बरसात होती है। बरसात ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पानी रहता है। जब पानी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहता है तो हरे भरे साल भर दिखाई देने वाले यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, इसलिए इनको वर्षा वन के नाम से जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन रेन फॉरेस्ट को कुछ नाम दिया जाता है, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्वास। यानी इस पूरे एरिया में अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले जो जंगल हैं, इन जंगलों को सेल्वास कहा जाता है। इतना ज़्यादा घना होता है ये जंगल कि जमीन पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। आपने अभी देखा कि नीचे साइड धूप नहीं पहुंच पाती है, तो नीचे साइड ऐसी वनस्पति ही उग पाती है जो छाया को सहन कर ले। ऐसे कुछ उदाहरण है आर्किड एवं ब्रोमीलाइड। जैसे ये ब्रोमीलाइड का वनस्पति है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल का उपयोग करके अंडा देने का काम करते हैं। तो ब्रोमीलाइड है, ये आपका आर्किड है। आर्किड हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में भारत में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो इस तरह की यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणी जात के बारे में बात करें या ऐसे पशु पक्षी कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं, तो पक्षियों में टूकन पक्षी बहुत चर्चित है। ये टूकन पक्षी है। और गुंजन पक्षी ये है। गुंजन पक्षी को आप जानते होंगे, इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये। इसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। तो हमिंग बर्ड का साइज देख रहे हैं आप और जानते हैं आप कि दुनिया में सबसे छोटी जो चिड़िया होती है वो हमिंग बर्ड ही होती है। तो इस तरह के पक्षी यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर जीवों की बात करें और तो यहाँ पर पशुओं में बंदर तमाम सारे पाए जाएंगे। स्लॉथ के बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। ये हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऐसा प्राणी यहाँ पर पाया जाता है और बहुत ही आलसी होता है। चींटी खाने वाला टैपीर, टैपीर नामक प्राणी है, चींटी खाता है। तो टैपीर आपको यहीं पर पाया जाएगा और स्लॉथ यहीं पर पाया जाएगा। एक अन्य प्राणी की बात करें तो यहाँ पर सांप भी, मगरमच्छ भी, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। इन प्राणियों में एनाकोंडा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाकोंडा के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अजगर होता है एनाकोंडा, और एनाकोंडा इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। यहाँ के निवासियों की बात करते हैं तो यहाँ के निवासी कर्तन एवं दहन कृषि यानी स्थानांतरित कृषि करते हैं और करके अपना पेट पालते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक कहलाता है, जिससे कसावा भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ होता है शकरकंद, उसी तरह का एक उत्पाद होता है कसावा। तो कसावा को ये लोग मेनियोक कहते हैं और इस तरह से उसको साफ सुथरा करके उससे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ के कुछ निवासी मलोका नामक घर बनाते हैं और जिनकी ढालदार छत होती है काफ़ी ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यानी जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो इस प्रकार के घर यहाँ पर बनाए जाते हैं जिनकी छतें बहुत ज़्यादा ढालदार होती है और इनका पानी ढाल कर के माध्यम से नीचे बह करके निकल जाता है। तो इन घरों का नाम आपको ध्यान रखना है, इनको मलोका कहा जाता है। अंतिम हेडिंग है इस टॉपिक का, जैव विविधता हेतु संकट।
आपको बता दें कि विकास की गतिविधियों के कारण यानी डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और जैव विविधता से जो भरपूर ये वर्षा वन थे, इन वर्षा वनों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है। जब इनको नष्ट किया जा रहा है तो इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है और वनों को कटने से वर्षा होने से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। ये जंगल थे यहाँ पर, हमने इनको काट दिया है। काट करके अब ये मिट्टी-मिट्टी दिखाई दे रही है, बरसात होगी और उपजाऊ मृदा जो है बह जाएगी और इस तरह से भूमि बंजर होने लगेगी। अब बात करते हैं वीडियो को दूसरे पार्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की। ये 2 नदियाँ यहाँ पर हैं, गंगा ऐसे जाएगी और उधर से ब्रह्मपुत्र आएगी। इन दोनों नदियों के बेसिन में जीवन यापन कैसा होता है, इस पर हमें चर्चा करना है। इसके अंतर्गत हमें वहाँ की वनस्पतियों, वन्यजीव, कृषि और पर्यटन की बात करना है। तो चलिए एक-एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं तमाम सारी, वो मिलकर के इस उपमहाद्वीप में इस बेसिन का निर्माण करती हैं। तमाम सारी नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं, जैसे घाघरा, चंबल, सोन लिखा हुआ है। यह बेसिन उपोष्ण प्रदेश में स्थित है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उपोष्ण प्रदेश क्या होता है? हालांकि 7th क्लास में ही हमने वायु वाले चैप्टर में बताया था चीजें आपको, लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए। तमाम सारी एयर प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, उन बेल्ट्स में ये बीच वाली जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और इसके ऊपर ये बैंगनी रंग से और ये बैंगनी रंग से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। इसी को उपोष्ण कहा जाता है, यानी पृथ्वी की इस जगह के आसपास के क्षेत्र पर यानी कर्क रेखा के आसपास और इधर मकर रेखा के आसपास जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं उपोष्ण प्रदेश। तो यहाँ पर पाए जाने वाले क्षेत्र का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और हमने उदाहरण लिया है यहाँ का, यानी भारत का, भारत के आसपास गंगा नदी घाटी का। आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये भूमध्य रेखा जा रही है और ये आपकी कौन सी रेखा जा रही है, यहाँ से कर्क रेखा यहाँ से निकलेगी लगभग। तो यहीं के आसपास, इस एरिया के आसपास उपोष्ण प्रदेश पड़ेगा। ये पूरा जो एरिया है ये वाला, इस जगह के आसपास ही उपोष्ण प्रदेश पड़ेगा और यहाँ पर भारत है, इसलिए इसको भारत के अंतर्गत हमने गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का अध्ययन किया है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी, हमने मानसूनी जलवायु के बारे में आपको पीछे बताया है क्या होता है, यानी साल में एक सीजन में यहाँ पर बरसात होती है, एक सीजन में बरसात नहीं होती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, आप देखते होंगे अपने आसपास जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो यही क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, समतल मैदान होने की वजह से, उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से एग्रीकल्चर बढ़िया तरीके से होगी और जब एग्रीकल्चर बढ़िया तरीके से होगी और आप जानते हैं कि देश में अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है, तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ की वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगर हम मैदानी प्रदेश की बात करें, मैदान में चले जाएँ, ये हरे रंग से जो दिखाई दे रहा है ये मैदानी प्रदेश है। तो मैदानी प्रदेश में पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी इनको पर्णपाती वन भी कहा जाता है। जैसे नीम, महुआ, आम इस तरह की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन अगर इसी डेल्टा प्रदेश में हम पहुँच जाएँ, डेल्टा प्रदेश मतलब नदी का ये वाला एरिया जो है, तो डेल्टा प्रदेश में पहुँचेंगे तो हमको मैंग्रोव वन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंग्रोव वन को हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जाता है, यानी ये ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। शंकुधारी वन भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर तीव्र ढलान होंगे। ये तीव्र ढलान वाला एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, तीव्र ढलान होने की वजह से यहाँ पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इन्हें कोणधारी वन भी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश में आप जाएंगे, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी आकर गिर रही है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से घने बांस के झुरमुट भी देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ के वन्य जीवों की, तो सामान्य रूप से आपके आसपास हाथी, बाघ, हिरन, बंदर सब दिखते ही हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। ये असम का एरिया है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और ये जो एरिया है यहाँ पर डेल्टाई प्रदेश जो है, तो यहाँ पर आपको मिलता है बंगाल टाइगर, इसलिए इसका नाम भी बंगाल टाइगर रखा गया है। तो ये बंगाल टाइगर हो गया। एक अन्य प्राणी की बात करें गंगा डॉल्फिन की, इसे भारतीय सूंस के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल में पाई जाती है। इसका काफी ज्यादा दोहन हो रहा था काफी समय से, इसकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी। इस वजह से एक व्यक्ति थे रविंद्र कुमार सिन्हा, इन्होंने इनके संरक्षण के लिए, मछली के संरक्षण के लिए काफी काम किया। इस वजह से इनको
डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कृषि किस प्रकार की होती है, आप देखते होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में कि यहाँ की मुख्य जो फसल है वो धान होती है। धान का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अन्य फसलों की बात करें तो गेहूं भी, धान के बाद दूसरा नंबर गेहूं का आता है। मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, इनका भी उत्पादन किया जाता है। कुछ नकदी फसलें भी यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, जहाँ पर पानी वानी की सुविधा अच्छी होती है। गन्ना, जूट, केला। जूट तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगर हम बात करें चाय के बागानों की, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एरिया पश्चिम बंगाल का है। ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल जाता है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है दार्जिलिंग। वहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ध्यान रखेंगे दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा असम यहाँ से है ही है पूरा आपका, तो असम में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। आप जानते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन है वो असम में ही किया जाता है। इसके अलावा सिल्क के कीड़ों का संवर्धन बिहार और असम के कुछ भागों में भी किया जाता है। सिल्क यानी रेशम का कीड़ा, ये रेशम का कीड़ा होता है और इसको शहतूत के पत्तों में यानी शहतूत के पेड़ों में पाला जाता है। शहतूत के पत्तों को खा करके अपना ये पेट भरता है और इस तरह से अपने शरीर से सिल्क को निकालता है और इसी से बाद में सिल्क यानी रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है। तो इसका उत्पादन भी किया जाता है इन क्षेत्रों में। जहाँ जहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर वेदिका कृषि यहाँ पर की जाती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर समतल मैदान पाया जाता है, तो समतल मैदान में सामान्य रूप से कृषि की जाती है, आप देखते होंगे अपने आसपास। लेकिन जिन जगहों पर ढाल ज़्यादा होता है, ये एरिया अगर हम देखें, ये पूरा एरिया जो है, तो इस एरिया में ढाल होने की वजह से यहाँ पर सामान्य रूप से खेती नहीं की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है, इसको वेदिका कृषि कहा जाता है। वेदिका का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी बना बना करके खेत को ढालूदार बनाया जाता है ऐसे करके, और सीढ़ीदार यहाँ पर खेती की जाती है जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रखी जाए और इस तरह से खेती भी हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि वेदिका कृषि भी यहाँ पर की जाती है, लेकिन कैसी जमीन पर की जाती है वेदिका कृषि? हमेशा ढालूदार जमीन पर की जाती है। अंतिम बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कुछ नगर हैं वो किस नदी के किनारे पर बसे हैं और किस प्रमुख पर्यटन स्थल के लिए जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। सब लोग जानते हैं कि आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद गंगा तथा यमुना के संगम पर स्थित है और यहाँ पर प्रयागराज तीर्थ यानी कुंभ का मेला लगता है। लखनऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये आपको रट लेना है। और लखनऊ में इमाम बाड़ा स्थित है। हालांकि ये बड़ा इमाम बाड़ा का चित्र है और ये छोटा इमाम बाड़ा का चित्र है, दो इमाम बाड़े हैं। इसके अलावा असम की बात करें तो असम में काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। इसके अंतर्गत हम प्रेरी और विल्ड के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लोगों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।